बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था। नंबर 1 को सोडियम चैनल ब्लॉकर, नंबर 2 वाले को हम कहते हैं सिम्पैथोलिटिक या बीटा ब्लॉकर, नंबर 3 वाले को हम कहते हैं क्या करते हैं हम नंबर 3 वाले को पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, नंबर 4 को बोलते हैं कैल्शियम, और लास्ट वाला है मिसलेनियस ड्रग्स होती है। अब जो पास्ट पेपर में जो सवाल आया था वो था क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स, इसको एक्सप्लेन करो। तो क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती है, ये कौन कौन सी ड्रग्स होती है क्लास 2 एंटी एरिथमिक। तो पहले हम क्लास 2 को देख लेते हैं। तो क्लास 2 है असल में क्या होती है, बीटा एड्रीनल रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको सही तरह नजर आ जाए मैं क्या फरमा रहा हूँ। अच्छा, जो क्लास 2 है ये बीटा ब्लॉकर्स होती है। बीटा ब्लॉकर के अंदर सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है प्रोपेनोलोल, जो कि नॉन स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एस्मोलोलोल और सोटेलोल ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, लेकिन जो सोटेलोल है वो हमारी आती है क्लास 3 के अंदर, जबकि एस्मोलोल और प्रोपेनोलोल ये आती है बीटा ब्लॉकर वाली क्लास में। अब हमने इसको याद किस तरह से करना है, तो पहले वो पूछता है इनूमिरेट क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो हम आते हैं लास्ट वाले टेबल की तरफ। अब यहाँ पे आपको नाम लिखे होंगे प्रोपेनोलोल, एस्मोलोल, इसके साथ साथ कुछ और बीटा ब्लॉकर्स भी होती हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे भी नहीं है शायद, मेटाप्रोलोल और एटिनोलोल। जो प्रोपेनोलोल होती है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, जबकि एस्मोलोल ये स्पेसिफिक होती है बीटा 2 के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जबकि जो मेटाप्रोलोल और एटिनोलोल ये होती है बीटा 1 के लिए। अगर आपने यहाँ से देखना हो तो मैं इसको आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथोलिटिक इफेक्ट या बीटा ब्लॉकर्स वाली में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा बीटा ब्लॉकर्स। तो यहाँ प्रोपेनोलोल यूज़ होती है, इसके साथ साथ मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल ये यूज़ होती है, ठीक हो गया। जो एस्मोलोल था वो एस्मोलोल स्पेसिफिक होता है बीटा 2 के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे वैसे पास पेपर में बीटा 1 लिखा हुआ है, बीटा 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बीटा 1 को फॉलो कर रहा है, लेकिन हम इसको मानेंगे बीटा 1 को। तो एस्मोलोल और मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल बीटा 1 के लिए स्पेसिफिक होती है, लेकिन एस्मोलोल बीटा 2 को भी ब्लॉक करती है, लेकिन बीटा 1 को ब्लॉक करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पहले उसने नाम पूछा, फिर इसके बाद उसने पूछा इनके क्लिनिकल यूजेस क्या है, इनके क्लिनिकल यूजेस क्या क्या हैं। ओके, तो क्लिनिकल यूजेस हम बीटा ब्लॉकर्स के देख लेते हैं, ये इनके क्लिनिकल एप्लीकेशंस होगा, ठीक हो गया। एंटी एरिथमिक ड्रग के हवाले से हम देखेंगे। जो प्रोपेनोलोल है वो एट्रियल एरिथमिया को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। ओके, ये इसके अंदर इस्तेमाल होती है। जबकि एस्मोलोल है ये इंट्रा ऑपरेटिव और दूसरे एक्यूट एरिथमिया, मिसाल के तौर पर सर्जरी के दरमियान या ऑपरेशन के दरमियान कोई एरिथमिया ना जनरेट हो जाए तो उसके लिए यूज़ होती है, उसकी वजह से जो ना हो जाए उसके लिए यूज़ होती है इंट्रा ऑपरेटिव के लिए। जबकि प्रोपेनोलोल है ये इस्तेमाल होती है कॉमनली किसके अंदर इस्तेमाल होती है, एट्रियल एरिथमिया के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। तो ये इनका यूज़ होती है। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी देख लेते हैं, इफेक्ट को भी देख लेते हैं। जो प्रोपेनोलोल है डायरेक्ट मेम्ब्रेन अफेक्ट करेगी, मतलब सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगी। सोडियम चैनल को ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। असल में ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, इसके साथ साथ ये एसए नोड की ऑटोमेटिसिटी और एवी नोडल की कंडक्शन वेलोसिटी जो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा था उसके एक्शन को ब्लॉक कर रही है, और जो पैरासिम्पैथेटिक कर रहा था बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही है, ठीक हो गया। इसके बाद वो पूछता है राइट डाउन द क्लिनिकल यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ लूप डायबिटिक्स। तो लूप डायबिटिक्स के क्लिनिकल यूजेस और एडवर्स इफेक्ट को देख रहे हैं। तो क्लिनिकल यूजेस आपको पहले से पता है कि सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर, एडिमाटा स्टेट के अंदर इस्तेमाल होती है लूप डायबिटिक्स, और किस में इस्तेमाल होती है लूप डायबिटिक्स, जैसे यहाँ पर पल्मोनरी एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन वो भी सीवियर हाइपरटेंशन, इसके साथ साथ एक्यूट हाइपरकैल्सीमिया और एनाइन ओवरडोज, इन सब के अंदर ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके बाद उसने पूछा है कि लूप डाययूरेटिक के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट टॉक्सिसिटी होती है। तो टॉक्सिसिटी में ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, हाइपोवोलीमिया होता है, पोटेशियम की वेस्टिंग होती है, हाइपरयूरिसीमिया होता है, हाइपोमैग्नीशिमिया होता है। अब हाइपोमैग्नीशिमिया हाइपरयूरिसीमिया ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसको एब्सॉर्ब नहीं होने देती, किसको, मैग्नीशियम को और कैल्शियम को। पोटेशियम की वेस्टिंग होगी, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा और ऑटोटॉक्सिसिटी है। इसके बाद नेक्स्ट है अ जनरल प्रैक्टिशनर डिसाइड्स टू एडमिनिस्टर शॉर्ट एक्टिंग ओरल निफेडिपिन प्रिपरेशन टू 65 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव विद, ठीक है। इतना बड़ी स्टेटमेंट है जो समझ कर कख नहीं आ रही। तो वो इन शॉर्ट ये पूछ रहा है कि हमने ब्लड प्रेशर को मिनिमाइज करना है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को डाउन करना है हाइपरटेंसिव जिसका ब्लड प्रेशर 180 से 110 था, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि उसका अगर ब्लड प्रेशर हमने ड्रॉप करवाना है तो उसकी वजह से हमें क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। और स्पेसिफिकली इसने ड्रग का नाम लिखा है, उसका नाम है निफेडिपिन। तो पहले हम निफेडिपिन क्या उसके रिस्क को देख लिया, उसके रिस्क की बात करना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर। तो पहले हम देख लेते हैं निफेडिपिन होती क्या है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर थायरोजाइड हो गया, सिम्पैथोप्लेजिक जो कि सेंट्रली एक्टिंग है
इसमें क्लोनिडीन मिथाइल टॉप आता है, सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल पे रिजर्पिन, गोनेथिडीन, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, वेजोडाइलेटर। इसमें निफेडिपिन ये आती है। निफेडिपिन असल में आती है डाईहाइड्रोपिरामिडीन ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि वैस्कुलर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। स्पेसिफिकली ज़्यादा स्पेसिफिक होती है वैस्कुलर के लिए एज कम्पेयर टू हार्ट। इनका मेन फंक्शन किया है वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करना। क्लिनिकल एप्लीकेशन किया है हाइपरटेंशन और एंजाइना। वेजोडाइलेटर तो एंजाइना के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। अब इनकी वो पूछ रहा है कि टॉक्सिटी, तो टॉक्सिटी को कहता है चैप्टर नंबर 12 में जाके देखो, एंजाइना वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो एंजाइना वाले चैप्टर में जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पर निफेडिपिन की टॉक्सिटी बता रहा है। तो निफेडिपिन की टॉक्सिटी ये होती है कि इनकी वजह से ज़्यादा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, इससे सिर्फ हाइपोटेंशन हो सकती है। बायोरिसेप्टर रिफ्लेक्स चलेगा तो उसकी वजह से कंपनसेटरी टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है। दूसरी वेजोडाइलेटर के साथ एडिटिव होती है। एडिटिव का मतलब दो दवाइयाँ आपस में मिलती हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट शो करती है, तो उसको बोलते हैं एडिटिव सीवीएस डिप्रेशन। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बताता है कि हाउ एस इनहिबिटर वर्क टू ट्रीट हाइपर एरिथमिक कंडीशन के। अगर एरिथमिया हो गया तो उसके अंदर एस इनहिबिटर किस तरह से यूजफुल हो गए। ठीक हो गया। और डिजीऑक्सिन का भी पूछ रहा है। ठीक हो गया। तो पहले डिजीऑक्सिन का पहले बता देता हूँ कि जो डिजिटैलिस है या डिजीऑक्सिन है किन किन के अंदर इस्तेमाल होती है। तो डिजिटैलिस या डिजीऑक्सिन इस्तेमाल होती है एट्रियल फ्लैटर और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। इसी की तरह ये हमारे जो क्रोनिक हार्ट फेलियर है उसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो डिजीऑक्सिन का तो आपको समझ आ जाएगा। अब एस इनहिबिटर का क्या है। एस इनहिबिटर का, तो एस इनहिबिटर हम यहाँ से देख लेते हैं। असल में यहाँ से इनकी टॉक्सिटी का पूछ रहा है। तो यहाँ से डिजिटैलिस के क्लिनिकल यूजेस तो आपको मैंने बता दिया कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर इसके अंदर इस्तेमाल होती है। उसके साथ क्रोनिक सिम्पटोमेटिक हार्ट फेलियर इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी टॉक्सिटी क्या होगी, वॉमिटिंग, डायरिया, सीएनएस के ऊपर इफेक्ट होगा, सीएनएस के ऊपर और जीआईटी के ऊपर। इसके बाद वो एस इनहिबिटर की पूछ रहा है टॉक्सिटी। तो एस इनहिबिटर की टॉक्सिटी यहाँ पे लिखी हुई है कि कफ हो जाएगी, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, एनजीओ न्यूरोटिक एडिमा हो जाएगा। एनजीओ का मतलब वैसल और न्यूरोटिक का मतलब होता है न्यूरॉन से रिलेटेड नर्वस सिस्टम, तो वहाँ पे एडिमा देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगी। और दूसरी इसका इंटरेक्शन होता है कि एडिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। एडिटिव इफेक्ट इन तमाम के साथ देखने को मिलता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और एस इनहिबिटर के साथ। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल ये पूछ रहा है कि ऐसे 40-year-old रिपोर्टेड टू योर क्लिनिक विद द अनएक्सप्लेन्ड टाइटनेस। ही हैड हेल्थी लुक बट मॉडरेटली ओवरवेट और हाइपरटेंशन की हिस्ट्री दी है इसने। तो हमें कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। और पहले उसने दवाइयों का भी पूछा और मेजर्स का भी पूछ रहा है। इसका मतलब वो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन का पूछ रहा है। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन का मतलब होता है कि आप फार्माकोलॉजी से हट के दूसरी चीज़ें आप सजेस्ट करें। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इसकी तरफ आ जाते हैं कि यहाँ तो है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बताने से पहले हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बताना है। तो ये लिखी हुई नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कि इसके अंदर सोडियम को कम से कम हम सोडियम में डाइट लेंगे, सोडियम में डाइट या डाइट में सोडियम, उल्टा कर दिया, डाइट में सोडियम कम से कम लेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि ऐसी डाइट ले जिसके अंदर फ्रूट हो, वेजिटेबल वाली डाइट हो, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट ले जिसके अंदर सैचुरेटेड और टोटल फैटी एसिड कम हो। इसके साथ मॉडरेट अल्कोहल इनटेक, 2 ड्रिंक्स पर डे। ठीक है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो जाएगा। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन होती है। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के अंदर आपने दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। जो हमने फार्माकोलॉजी में पढ़नी है एंटी हाइपरटेंसिव, वो कौन कौन सी है। तो ये वाली है, डायरेटिक्स है। इसके बाद है सिम्पैथोप्लेजिक है। सिम्पैथोप्लेजिक में आप ये कह सकते हो कि कुछ हमारी सेंट्रली एक्टिंग होती है, हमारी वेजोमोटर सेंटर के ऊपर जाके काम करती है, कुछ हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लिया को ब्लॉक करती है, कुछ हमारे पोस्ट सिंपैथेटिक टर्मिनल को ब्लॉक करती है, कुछ हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ठीक है। तो ये हमारी सिम्पैथोप्लेजिक हो जाएगा। कुछ वेजोडाइलेटर होती है, कुछ आर्ट्रियोल को, कुछ वेनियोल को, कुछ हमारे किसको करती है, कुछ हमारे किसको कर, दोनों को ब्लॉक करती है, दोनों को ब्लॉक करती है। अब कौन सी आर्ट्रियोल को, कौन सी वेनियोल को, तो उसको देखने के लिए आपने यहाँ पे आना है, इसके तरफ एंजाइना वाले चैप्टर की तरफ आ जाना है। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको लिखा हुआ होगा कि कौन सी ब्लॉक करती है, कौन सी आर्ट्रियोल को, कौन सी वेनियोल को। तो हार्ट फेलियर वाले अंदर, हार्ट फेलियर के अंदर लिखा हुआ है वीनोडाइलेटर में आइसोसोर्बाइन डाइनाइट्रेट है, जबकि आर्ट्रियोल के अंदर हाइड्रोलेजिन है, और जो नाइट्रोपेरोसाइड है ये आर्ट्रियोल को और वीनियोल को दोनों को करती है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द टॉक्सिटी ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक की टॉक्सिटी का पूछ रहा है। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स हैं वो हमने यहाँ पर डाययूरेटिक्स वाले चैप्टर में देखना है। पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स यानी अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इनकी क्या क्या होती है। ठीक हो गया। इनकी टॉक्सिटी तो पहला लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे लिखा है कि हाइपरकैलेमिया हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम को स्पेयर कर देती है। गायनेकोमास्टिया भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन बस होता है स्पाइरोनोलैक्टोन की वजह से, एपिलोरोनोन की वजह से नहीं होता। दूसरा आपको एडिटिव इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ठीक हो गया। इसी तरह जो एमिलोराइड है, एमिलोराइड मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कॉज करवा सकती है।
इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। आ 65-year-old मेल कंप्लेन ऑफ पेरिकार्डियल पेन रेडिएटिंग टुवर्ड्स इट शोल्डर इवन आफ्टर मॉडरेट एक्सरसाइज, पेन रिलीफ आफ्टर 5 to 10 मिनट ऑफ रेस्ट। ठीक है, ही इज डायग्नोस ऑफ स्टेबल एंजाइना, उसको स्टेबल एंजाइना है, तो फिर हमने क्या क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। विच ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू सबसाइड पेन एंड सेकेंडरी टू प्रिवेंट फर्दर ठीक है, वो कहते हैं कि अगर पेन को जल्दी जल्दी हमें रोकना तो क्या ये देगी, हम जो वो ड्रग देगी जो काफ़ी ज़्यादा रैपिड एब्जॉर्बिंग होगी, जो जल्दी से एब्जॉर्ब होने के बाद बीपी को ड्रॉप कर दे, एंजाइना को ठीक कर दे, तो वो होती है नाइट्रोग्लाइसिन होती है। तो वेज़ोडाइलेटर वाली हेडिंग को हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर एंजाइना पेक्टोरिस वाली चैप्टर में होगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा होगा क्लिनिकल यूजेस ऑफ नाइट्रेट्स है, क्लिनिकल यूजेस ऑफ नाइट्रेट्स। तो यहाँ पर इसके पोटेंशियल और डिलीटीरियस इफेक्ट लिखे हुए हैं। पोटेंशियल क्या होते हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेंट्रिकुलर वॉल्यूम को कम कर देती है, कौन करते हैं, नाइट्रेट कम कर देता है। दूसरी तरफ आर्टीरियल प्रेशर को भी कम कर देती है, इजेक्शन टाइम को भी कम कर देती है। इन तीनों की वजह से क्या होगा, हार्ट के ऊपर जो वर्किंग लोड है वो कम से कम होगा। और दूसरी तरफ ये क्या करा रही है, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी की एपिकार्डियल होते हैं, तो वहाँ पर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करा के कोरोनरी आर्टरी से ज़्यादा ब्लड फ्लो आएगा हार्ट की तरफ, कोलैटरल फ्लो को बढ़ा देती है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर को भी कम कर देती है, जिसकी वजह से सब एंडोकार्डियल परफ्यूजन भी अच्छे तरीके से हो जाती है। इसके डिलीटीरियस इफेक्ट क्या होते हैं कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवा देती है, लेकिन रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया की वजह से क्या होगा, हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन खानी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये रिफ्लेक्स इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी करवा सकती है। इन दोनों की वजह से क्या होगा, इन दोनों की वजह से हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। रिफ्लेक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि बीपी को ड्रॉप कर रही है, बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स चलेगा, बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स के जरिए ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट के रेट को बढ़ा देगा। ठीक हो गया, तो ये बेनिफिशियल और डिलीटीरियस इफेक्ट देखने को मिलता है किसका, नाइट्रेट्स का देखने को मिलता है। ठीक है, नाइट्रेट्स का। अब नाइट्रेट्स भी दो तरह की होती है, कुछ शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, कुछ लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। तो जो शॉर्ट एक्टिंग है इनकी एग्जांपल आप नोट कर लो, नाइट्रोग्लाइसरीन है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है, और अमाइल नाइट्रेट है। ये तीनों क्या होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ये है, इसका याद करने का तरीका है ANI, एनी, लेकिन इस एनी में वाई की बजाय आई आ रहा है, एनी। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग के अंदर नाइट्रोग्लाइसरीन आ रही है जो हम ओरल लेते हैं। ठीक है, यानी बाकी नाइट्रोग्लाइसरीन है, लेकिन वो सबलिंगुअल नहीं लेंगे, सबलिंगुअल लेके तो वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड एक्टिंग देगी। ठीक हो गया, बाकी आपने यहाँ से देख रहा हूँ नाइट्रोग्लाइसरीन को, तो ये होती है इसका क्लिनिकल यूज़ के एंजाइना के अंदर सबलिंगुअल फॉर्म में लेते हैं एक्यूट एपिसोड के लिए, उसकी ओरल फॉर्म में भी होती है और ट्रांसडर्मल फॉर्म में भी होती है, वो ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। लेकिन एक्यूट एपिसोड के लिए हम क्या लेते हैं, सबलिंगुअल, और ट्रीटमेंट के लिए क्या लेते हैं, प्रोफाइलेक्सिस के लिए लेते हैं ओरल और ट्रांसडर्मल फॉर्म लेते हैं। वो जो इंट्रावेनस फॉर्म है वो कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबलिंगुअल फॉर्म है वो एक्यूट एपिसोड के लिए, ओरल और ट्रांसडर्मल फॉर्म है वो प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और इंट्रावेनस फॉर्म है वो कोरोनरी स्पैज़म के लिए देते हैं। ठीक हो गया, बाकी जो इसके बाद जो प्रोपेनोलोल है ये भी ट्रीटमेंट के लिए देते हैं प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर। इसके साथ जो वेरापेमिल है और डिल्टियाजिम है, दोनों के दोनों कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं हार्ट के ऊपर, हाउ वैसेस दोनों के ऊपर, जबकि डाइहाइड्रोपैरामिडिन ये वैस्कुलर रिएक्शन ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जो होता है वेरापेमिल होता है, ये भी एंजाइना के अंदर और हाइपरटेंशन वहाँ ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, जो कि निफेडिपिन ये भी एंजाइना और हाइपरटेंशन के अंदर इसमें आती है, लेकिन निफेडिपिन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद हम इसके अलावा मिसलेनियस में रेनालोजीन है। रेनालोजीन करती क्या है, हार्ट के अंदर जो लेट सोडियम करंट होता है, जो प्लेट्यू बनाता है, सोडियम जो प्लेट्यू बनाता है हार्ट का, वहाँ पे हमने पढ़ना है हार्ट वाले में, तो उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ये भी एंजाइना के अंदर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन है। इसके बाद ओके, वो बता रहा है कि एक एल्डरली पेशेंट है जो कि डायग्नोस हुआ है क्रोनिक हार्ट फेलियर से। इसके बाद उसके सिम्टम है ब्रेथलेसनेस ऑन वॉकिंग है, स्वॉलन एंकल्स है, एडिमा हुआ है, डिस्निया हो गया है। उसको एक ड्रग दी गई जिसका नाम है बेंड्रोफ्लोमाथाइज़ाइड है, लेकिन जैसे ट्रीटमेंट दिया तो वो फैटिक हो गया और लिथार्जिक हो गया। तो पहली बात कि थायजाइड डायबिटिक्स हम क्यों देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है, उसकी अल्टरनेटिव ड्रग्स कौन कौन सी होती है। ठीक हो गया, तो पहले हम देख लेते हैं थायजाइड डायबिटिक्स वाली को। ठीक हो गया, तो पहले हम निकालेंगे डायबिटिक्स वाला चैप्टर, थायजाइड डायबिटिक्स करती किस तरह से। थायजाइड डायबिटिक्स हमारे जो होते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देती है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होते हैं, उनको ब्लॉक कर देती है। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, लूप डायरेटिक्स है। ठीक है, तो ये इसकी फार्माकोडायनेमिक्स आपने लिखनी है थायजाइड डायरेटिक्स की। ठीक हो गया, तो थायजाइड डायरेटिक्स बता रहे हैं, इसके क्लिनिकल यूजेस बता रहे हैं। ठीक हो गया, और कहते हैं थायजाइड डायरेटिक्स होती है, इसका जो एक्शन होता है वो रीनल के प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक हो गया, मतलब अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट लेते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन रुक जाती है, तो थायजाइड का एक्शन भी इनहिबिट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इसके एक्शन इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होता है।
तो अब क्यों यूज़ होता है, क्योंकि तो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम की और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसको CHF था, CHF 2 मायने के लिए इस्तेमाल होता है। CHF का मतलब क्रोनिक हार्ट फेलियर भी है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी होता है। इसका मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से एडिमा हो गया, और एडिमा इसी की वजह से हुआ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हुआ है। आगे बता रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ पेशेंट फटीग लेथार्जी, ठीक है। अब हाउ दे मे बी करेक्टेड, कि उसको लेथार्जी क्यों होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर लिखा होगा, आपने नोट करना, वीकनेस है, फटीगेबिलिटी है, पैरास्थीजिया है, जिसकी सॉरी ये इसका जो बिल्कुल सिमिलर होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट से। तो ये चीज़ें आपको इसकी वजह से देखने को मिलती है, थायराइड डाययूरेटिक्स की वजह से देखने को मिलती है, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया भी है, हाइपोनेट्रीमिया भी है, इम्पेयर्ड यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म काउंट भी है, एलर्जिक रिएक्शन भी है क्योंकि सल्फोनामाइड्स होती है, इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस भी है, हाइपोक्लेमिक। तो उसकी टॉक्सिसिटी सारी पूछ रहा है थायराइड डाययूरेटिक्स से, तो आपने टॉक्सिसिटी को यहाँ से कवर कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये शॉर्ट सी वीडियो हो गया, बाकी शॉर्ट सी वीडियो नहीं है, 16 मिनट की है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।